पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ that is which are the following statement about Indus Valley civilization is true। ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ it is one of the most ancient civilizations of the world ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ their principal deities were Indra, Agni and Vayu। now ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ पेपर की तैयारी करते हैं और पेपर की तैयारी दे विच सानू जो इन्फॉर्मेशन पता लगती है वह भी थोड़े नाल शेयर करनी जरूरी हो जाती है। पिछे जदों किसी भी अधिकारियों नाल गल हुई है तो उन्होंने इस गल ते कहा है कि जेड़े पेपर होने ने होण और उन्हां वास्ते क्वालिफिकेशन आपां देखदे ग्रैजुएशन है तो ग्रैजुएशन लैवल के क्वेश्चन आउणगे। और दूजी गल मैं कितनी बार तुहाडे नाल इह गल कीती है कि पंजाब दा सिलेबस जिहड़ा सीगा वो इस तरीके नाल पाया होया कि कुछ पता नहीं लगता कि की पढ़ना ते की नहीं पढ़ना आपां ने। पर क्योंकि पहली गल कि ग्रैजुएशन लैवल के क्वेश्चन आउणगे, दूजी गल कि जदों आपां पेपर डिस्कस कीता ही तुहाडे नाल सिलेबस तो उहदे विच आपां देखदे कि एंशिएंट भी आ गया और मैਡੀਵਲ लिखिया किते नहीं होया पर उत्थे लिख दिता सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग द मैਡੀਵਲ टाइम वो भी आ गया। फिर किते ये भी आ गया कि 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स और 14th सेंचुरी ऑनवर्ड का मतलब की होया साडे कोल इह कि तकरीबन जिहड़ी सुल्तान डायनेस्टी है उस तो अगे सारी मुगल डायनेस्टी वो भी आ गई। फिर उस तो बाद फ्रीडम मूवमेंट्स वाला पार्ट आ गया। दैट मीनस एंशिएंट भी आ गया, मैਡੀਵਲ भी आ गया, मॉडर्न भी आ गया ते जे बचिया विच कुछ तो सिर्फ वो दैट इज गजनी ते गौरी, बाकी तो सारा कुछ आ गया इहदे विच। इसका मतलब कि सानू किते ना किते चंगे तरीके नाल पंजाब जीके पढ़नी पैनी है। और तो ये जिहड़ा एंशिएंट सिविलाइजेशन ते क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की तुहाडे कोल इहदे च दो स्टेटमेंट ने अपने कोल। तो ये तो असीं जानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशनस। जदों भी आपां सिविलाइजेशनस पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जिहड़ी ग्रीक दी और इजिप्ट दी नाइल वैली सिविलाइजेशन जिहड़ी चाइना दी हो गई और ये सिविलाइजेशन जिहड़ियां ने सब तो पुरानियां सिविलाइजेशनस ने। पर आ वाली गल इंद्रा, अग्नि ते वायु ये देवी देवते ये कदों आए जदों इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई और जदों इत्थे आर्यंस आए और वेद लिखे गए तो उस वेले ये डाइटीज जिहड़ियां सी सानूं अपने ऋग्वेद जिहड़े अपने चारों वेद हैगे ने उन्हां दे चिन्हां दा जिक्र मिलदा है। दैट मीनस ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सैकेंड जिहड़ी स्टेटमेंट हैगी वो किते गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच गवर्नर ऑफ पंजाब हैड लॉन्गेस्ट स्टे एज गवर्नर सिंस 15 अगस्त 1947। किस गवर्नर का सब तो ज्यादा समा पंजाब दे विच गवर्नर रहा है? ऑप्शंस किहड़ियां ने? SF रोड्रिगोस, BK छिब्बड़, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी ते JFR जैकब। जदों भी आपां इन्हां सारे गवर्नर्स की गल करते हैं ये तीनों गवर्नर रहे ने जदों कि हुण पिछे जे जदों पंजाब च प्रेजिडेंट रूल लग्या उस वेले रहे ने ये। तो मिस्टर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ और 1953 तक पंजाब के गवर्नर रहे। 1953 तक पंजाब के गवर्नर रहे ये। सो दैट मीनस कि सब तो लंबा जो पीरियड रहा है 47 तो लैके 53, ठीक है जी। तुसीं ला लो कि तकरीबन 6 साल इन्हां दा पीरियड रहा तो यह पंजाब के गवर्नर रहे, सब तो लंबा पीरियड इन्हां दे रहा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप अपने कोल किहड़ा आउंदा इत्थे है, ठीक है जी। तो नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल which victory dance is recognizable by clapping of hands। now टंकारा, जुल्ली, लुडी, सम्मी, ठीक है जी। तो ये सानू पता होना चाहिए कि किहड़े-किहड़े साडे डांसेस पंजाब दे किहड़े-किहड़े डांसेस हैगे ने ते जिहड़ा विक्टरी डांस हैगा वो किहड़ा हैगा। पंजाब दा जिहड़ा विक्टरी डांस है बेसिकली उहनूं की कहा जांदा, उहनूं लुडियां आपां आम तौर ते कहंदे आ कि चलो लुडियां पाइए, ठीक है जी। जदों बंदा बहुता खुश होंदा है या कोई जित के आउंदा कोई चीज़ तो उदों की कहंदे आपां चलो लुडियां पाइए। और लुडियां दे विच बेसिकली ताड़ियां मार मार के जिहड़ा सीगा ये एक तरह का अजकल तो आप ये भंगड़े का हिस्सा बन गया पर वैसे लुडियां जिहड़ियां सी उहनूं पहलां अलग तरीके नाल कहा जांदा सीगा। ये तुसीं देखोगे जिहड़े पंजाब सभ्याचार की किताब हैगी है उहदे विच इहदा मैंशन आंदा इहदे च
ਲੁੱਡੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਦਾਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਵਿਕਟਰੀ ਡਾਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲੁੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਮੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੱਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਡਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਹ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ? ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭਰੌਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹ। ਸੋ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ। 1845 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਭਰੌਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, 21 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ 1845 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਰੋਵਰਸ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਬੋਥ A and B, none of above। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰੋਵਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੋਥ A and B। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਨ ਸੂਫੀਜ਼ਮ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਚੇਨ ਆਫ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟਸ, ਟੌਂਬ ਆਫ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਖਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਖਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਨਕਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਨਕਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਤ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਖਾਨਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਖਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਟਸ ਅ ਚੇਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੀਚਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ।
ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਹੋਏ, ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਔਲੀਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਾਂਗੇ? ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ बी ऑप्शन साडा जवाब हो गया जी इत्थे ये। दैट इज चेन ऑफ सूफी सेंट्स, द मास्टर पासिस ऑन हिज टाइटल टू हिज सक्सेसर क्रिएटिंग ए चेन ऑफ सूफी। तो तुहानू सिलसिला भी पता लग गया इत्थे, खानका भी पता लग गया, मज़ार भी पता लग गया, इन्हां तिन्हां चीज़ां तुहानू इत्थे पता लग गया इत्थे। एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है जी। आपां देखदे हां कि पहलां भी आपां गल कीती सीगी कि एंगलो सिख वॉर के क्वेश्चन थोड़े इतने 2-3 क्वेश्चन हो गए ने। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर कदों साइन हुई सी ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾइन ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਐਗਰੀ ਟੂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਉਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਟੈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਇਰਾਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਹ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2 ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਚ ਵਟਐਵਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ, 12,000 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ 1846। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਫਟਰ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ। Which one among the following is the ancient name of Bathinda? है जी। तो बठिंडा का पुराना नाम की है? बठिंडे का जो पुराना नाम आप देखते हैं, बठिंडे का पुराना नाम की आता है? यह विक्रमगढ़ आता है। तो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है बठिंडे की। और क्योंकि भट्टी राजपूतां का इत्थे राज हुंदा सीगा, तो यह कहा जाता है कि भट्टी राजपूतां के नाम के उत्ते जिहड़ा सीगा इहदा नाम जिहड़ा सीगा बठिंडा पिया हैगा, ठीक है जी। और बठिंडा तो बाद आप देखते हैं कि इनू फिर विक्रमगढ़ नाम भी इहदा पिया है। तो ये सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी सीगी ये आती है। आप जिहड़ी हिस्ट्री ऑफ पटियाला खलीफा मुहम्मद हसन ने लिखी हुई है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਤਬਰਾਏ ਲਬਦ ਤਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤਬਰੇ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਬਰੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? दैट इज गेटवे टू इंडिया, ठीक है जी। हिंद, ये हिंद तो हो गया थोड़ा इंडिया हो गया, ठीक है जी। तबर हिंद दैट मीनस के गेटवे टू इंडिया।
ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗੌਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸਰਹੰਦ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਟੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ 965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਟੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾय ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ, ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ 56 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ 1/11/66 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 1966 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਲੀਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਿਆਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ who amongst the following personalities were deported to Mandalay jail along with Lala Lajpat Rai? ठीक है जी। तो
ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਰਮਾ, ਇਹ ਮੰਡਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ 1907 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ 11 ਨਵੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ who of the following, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਵਾਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ। तो भक्ति मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ was the result of what, ਜੀ change in the lifestyle of Hindus, birth of great saints in Punjab, challenge posed by Islam, none of these। ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, तो ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, that was the challenge posed by Islam। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਫੀਜ਼ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਚੈਲੰਜ ਪੋਸਡ ਬਾय ਇਸਲਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 800 AD ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਰ ਤੇ ਨਾਇਨਾਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ फाउंडेड बाय गुरु तेग बहादुर जी लेटर became फेमस है। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। बैटल ऑफ मुदकी सिख फोर्सेस वर led by whom of the following? बैटल ऑफ मुदकी मैं थोड़े नाल गल कर रहा सी पहला भी कि पहली जी लड़ाई एंग्लो सिख वार हुई और वह कदों हुई? वो दसंबर 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ और ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਕੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਵਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ ਆਫ दैट ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੜਾਈ। ਪਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਈਵਨ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਰਹੀ। ਸੋ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, हरिके वेटलैंड फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ठीक है जी। तो हरिके वेटलैंड, वेटलैंड की होंदी है? वेटलैंड पानी का ਉਹ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਨੀਚੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो पर क्योंकि साढ़े को ऑप्शन इत्थे कली तरन तारण है तो साडा जवाब की रहेगा? इत्थे तरन तारण रहेगा। अगला क्वेश्चन, दसम ग्रंथ containing the बानी of गुरु गोबिंद सिंह जी was compiled by? दसम ग्रंथ दे विच बानी किहदी है? गुरु गोबिंद सिंह साहब दी है, पर इहनूं कंपाइल किहने कीता? दैट इज इंपॉर्टेंट आल्सो, क्योंकि आपां देखदे हां कि जे आदि ग्रंथ हैगा ਉਹਦੇ बानी गुरु नानक देव जी दी है, गुरु अंगद देव जी दी भी है, गुरु अमरदास जी की भी है, गुरु रामदास जी की भी है, गुरु अर्जन देव जी की भी है, पर कंपाइल किहने कीता? गुरु अर्जन देव जी ने कीता। सिमिलरली दसम ग्रंथ किहने कंपाइल कीता? जी इहदी कंपाइलेशन कीती भाई मनी सिंह उन्होंने कीती। तो इहदा जवाब की होया? भाई मनी सिंह। तो ये पंजाब जीके दे कुछ क्वेश्चन है जिहड़े कि तुहाडे नाल अज असीं डिस्कस कीते। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए 51st मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं एंड प्लीज अपना स्कोर टैली कीजिए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। और अब तक तो 50 टेस्ट आप लोग दे चुके, तो प्लीज अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखो, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हम लोग पिछले तकरीबन 7-8 महीने से रेगुलर टेस्ट कर रहे हैं, तो अब अपना प्रोग्रेस चार्ट बनाओ कि कितने स्कोर्स आप रेगुलर करते चले जा रहे हो, सो दैट इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर द एग्जाम, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which institution released the report titled State of Global Climate? ठीक है, State of Global Climate report आपके पास किसने दिया है? WMO ने दी है, ठीक है। What is the name of the first survey vessel built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata for the Indian Navy? भारतीय नेवी को पहला सर्वे वेसल दिया गया है बाय द गार्डनर रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स, ये कलकत्ता बेस्ड एक जगह है, तो ये संध्यक इसका नाम दिया गया है, ठीक है। What is the name coined for the collection of marine debris in the North Pacific Ocean? एक बहुत बड़ा कचरा, डेब्रिस होता है कचरा, हमारे पास पैसिफिक ओशन में मिला है, नॉर्दर्न पार्ट में। इसे नाम क्या दिया गया? द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। द PTP NER scheme has been launched by which ministry? तो this was launched by the Ministry of Tribal Affairs. Adma Barrow was re-elected as the president of Zambia recently, और आपको बताना है कि जाम्बिया आपके पास कौन से अफ्रीका के पार्ट में है, तो इट वाज इन द वेस्टर्न अफ्रीका में आपको जाम्बिया दिखाई। व्हाट इज माउंट अन्नपूर्णा? वेयर इज माउंट अन्नपूर्णा सिचुएटेड? तो
माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में है। कई बार नाम से लोग इसको उसमें इंडिया में काउंट करते हैं, बट ये गलत है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में है आपका, ठीक है, जस्ट ऑन द उत्तराखंड एंड नेपाल बाउंड्रीज। The President of India awarded the President's standard to the 22nd Missile Vessel Squadron of the Indian Navy station at Naval Dockyard। तो ये 22वीं नेवल स्क्वाड्रन आपकी कहां पर बेस्ड है? मुंबई बेस्ड है। Which amendment act introduced changes in the preamble of to the Indian Constitution? तो 42nd अमेंडमेंट है। preamble से एक ही बार चेंज हुआ है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। With which of the following article 2 of the Indian Constitution deals? तो ये डील करता है आपका एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के साथ, ठीक है। Separation of judiciary from the executive has been provided in which of the following? तो यहां पर आपके पास आपके डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल नंबर 50 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। Who was the first woman to become the Prime Minister of India? तो पहली महिला भारतीय प्रधानमंत्री आपके पास इंदिरा गांधी थी, और अभी तक एक ही हुई है, ठीक है। प्रेसिडेंट दो हो गई है हमारे पास फीमेल में, प्रतिभा पाटिल जी एंड द्रौपदी मुर्मू जी। Which of the following statement about the judge of Supreme Court is correct? Statements देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है a judge of Supreme Court is appointed by the President of India, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। He holds the office during the pleasure of Prime Minister, ये स्टेटमेंट गलत है। He can be suspended and on pending an inquiry, ये भी गलत है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। He can be removed for proven misbehavior or incapacity, तो ये स्टेटमेंट ठीक है आपके पास, ठीक है, इसी ग्राउंड पे सस्पेंड किया जा सकता है। एडविन मॉन्टेग और वॉइसरॉय लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड इनमें से कौन से एक्ट से रिलेटेड है? तो दे आर रिलेटेड टू एक्ट ऑफ 1919। इसे मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। Who among the following was the founder of गजनविद डायनेस्टी? तो ये इट वाज फाउंडेड बाय सुब्तुद्दीन, ठीक है, सुब्तुद्दीन इसके फाउंडर थे। Which newspaper was started by लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, to serve the cause of Indian freedom struggle? तो it was केसरी, the name of the newspaper was केसरी। Which of the following sites of culture are located in सिंध? अभी सिंध पाकिस्तान में है, तो मोहिंजोदारो एंड चुन्हुदारो ये आपके पास सिंध के अंदर है। हड़प्पा इंडिया में, सुरकोताड़ा दैट इज इन योर गुजरात। The translation of Mahabharata into Persian in the time of Akbar was carried under the supervision of, it was done under the supervision of फैजी। इन्होंने एक मैथ के ऊपर किताब लिखी थी लीलावती, वो भी आप याद रख सकते हैं। What is the distance between sun and earth when earth is it at aphelion? सबसे दूर पोजीशन पर होती है, तो 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। पेरिहिलियन इज 147 और एवरेज डिस्टेंस है 149। What is the which of the following mountain is example of fold mountain? में से फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी कौन सी है? तो आपके पास हिमालय है, ठीक है। माउंट फिजी, माउंट मोना लाना, ये तो वैसे भी आपके पास वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जांपल है। हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल का हमेशा चेयरमैन आपके पास कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है। व्हाट इज मैग्नापोर्ट ऑर्जई विच वाज सीन इन द न्यूज राइट नाउ? तो इट्स अ टाइप ऑफ अ फंगस, ठीक है, मैग्नापोर्ट ऑर्जई। व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन? तो 6000 करोड़। तो अभी भारत क्वांटम एनर्जी पे बहुत काम कर रही है। लास्ट ईयर आर्मी को क्वांटम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई थी, 6000 करोड़। What which city hosted the national conference on water sufficient पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्दी पंचायत? ये कॉन्फ्रेंस आपकी कहां पर हुई है पंचायतों को लेकर? न्यू दिल्ली में हुई है। Which union ministry is associated with the cinematography amendment bill 2023? तो it was information and broadcasting। Which state passed a bill to provide reservation to the in the state government job to 60 to 70%? तो ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको रिजर्वेशन कहां पे दिखाई देगी? झारखंड में दिखाई देगी। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम टुडे सेक्शन। तो एक बार अपने स्कोर को टैली कीजिए एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके पास वीकली मॉक टेस्ट लेके आता है, तो उसके सॉल्यूशन आज हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जिस ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका बना बनाया पूरा का पूरा सोर्स कोड इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसे डाउनलोड करके मैनिपुलेट किया जा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो इनमें से कौन सा है? विंडो, एमएस विंडो, विंडो 7, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ दिस। अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास वो है लिनक्स। लिनक्स आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कि सोर्स कोड इंटरनेट के ऊपर बना बनाया पड़ा है। आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं उसे क्या बोला जाता है? कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस या रिकॉर्ड? देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जो आपके पास रिलेटेड फाइल्स होती हैं उसे क्या बोला जाता है? डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज नोन एज डेटाबेस। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो सीपीयू होता है वो किस चीज की कॉम्बिनेशन होता है? कंट्रोल एंड मेमोरी यूनिट, कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोल यूनिट। अगर इसकी बात करता हूं तो अरिथमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोल यूनिट, जिसमें सारा का सारा कुछ आ जाता है, तीनों की कॉम्बिनेशन होती है, एएलयू प्लस लॉजिकल प्लस कंट्रोल यूनिट की। डन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो आदमी के द्वारा समझी जाती है। लो लेवल का मतलब होता है जो मशीन के द्वारा समझी जाती है। तो पहला है मशीन इंडिपेंडेंट, डिफिकल्ट प्रोग्राम, एरर प्रोन या फिर अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। ये तो अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर तो ये नहीं बनेगा, एरर प्रोन ये भी नहीं होगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बन रहा है? मशीन इंडिपेंडेंट, जो कि मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक मेल इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पूछा है कि ईमेल को सेंड करने के लिए क्या है? टेलनेट, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मेल वर्ड लिखा तो आंसर क्या बनेगा? एसएमटीपी, आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसके लिए होता है। सो आंसर इज एसएमटीपी। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड टू बी रिफ्रेशिंग। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? एस मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम या फिर ऑल ऑफ दीस। अगर मैं बात करता हूं तो आंसर बनेगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है डायनामिक है, जो कि चेंज हो रहा है बार बार, डायनामिक। ठीक है ना? सो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या फिर टेक्स्ट आर्ट। इन दोनों तो पहले ही गलत है, इन दोनों में एक आंसर बनेगा। देखते हैं बेटा कौन सा आंसर बनेगा आप लोगों के लिए। फॉन्ट का स्टाइल है, ऑब्वियस है, इफेक्ट थोड़ी ना है। ठीक है, इफेक्ट थोड़ी ना है, वो क्या है? एक स्टाइल है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक फॉर्मूला है यहाँ पे सम का। तो सबसे पहले देखते हैं सम। अब यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट स्टार्ट 2 - 3 की पावर 2। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इज इक्वल टू सम, यहाँ पे 2 - 3 की पावर 2 इंटू 9, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं सम, आपके पास 2 माइनस, अगर 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो मतलब 9 और यहाँ पे 7। अगर देखता हूँ तो आपके पास सम और यहाँ पे क्या आएगा? -7 और यहाँ पे 9। तो अगर सोल्व करते हैं तो आगे क्या आएगा? 2। क्यों? क्योंकि आपके पास बड़ी वैल्यू किसकी है? 2 की है। बड़ी वैल्यू जो है वो किसकी है? 2 की है। पॉजिटिव की थी तो आपके पास 2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिकेशन फॉर द लैपटॉप इंक्लूड अ टर्म 256 GB, व्हाट वुड बी द रेफर दिस? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रोम, ग्राफिक कार्ड या फिर रैम। रैम इतना जरूरत नहीं है, ग्राफिक कार्ड आप इतना यूज नहीं करते हैं, रोम भी नहीं होता है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क को जिसने रिप्लेस किया है। ठीक है, चलिए तो होपफुली यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते आपके लिए एक वीकली मॉक टेस्ट लेके आते हैं और उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है? कोडिंग डिकोडिंग से है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपके पास क्या लिखा है? नोड Taos means she is beautiful. Takeo means good and beautiful. Keosna
मीन्स ही इज गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स शी, ऐसे शी का कोड आपको निकालना है, ठीक है ना। ही इज गुड, तो आपको शी का कोड निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है। तो आप इज का निकाल लेंगे ब्यूटीफुल का। अगर ब्यूटीफुल यहाँ पे है, ब्यूटीफुल यहाँ पे है, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में भी क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे टी ए कॉमन आएगा। आगे मैं देखता हूं आपके पास इज यहाँ पे है, इज के लिए मैं ये सिंबल यूज कर लेता हूं। तो इज यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, ओएस ओएस। अब यहाँ पे आपके पास शी का कोड एक ही बचा है, एनओडी। एनओडी नहीं है तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस व्हिच दे अकर इन अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी आपके पास ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले देखो, ई तो सभी में कॉमन है, ई से तो फैसला होगा नहीं, ए सभी में कॉमन है, फैसला नहीं होगा। अब ए के बाद अगले से फैसला होगा, तो अगले में सी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ऑब्वियसली सबसे पहले सी आएगा। तो 5 आएगा, 5 के बाद आपके पास ये तो खत्म हो गया। अगलों में कंपैरिजन करना है, जी जी है, आर आर है, तो जी पहले आता है, आर बाद में आता है। अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे भी एल है, एल 12 है, ई पहले आए, सी पहले आएगा ये। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो अगले नंबर पे आएगा यही आएगा। इन दोनों में अगर मैं बात करता हूं, आर आर तक ठीक है, एल पे आएगा, फिर आपके पास 4 और यहाँ पे 2। डी ऑप्शन आपके पास क्या आंसर बनेगा, डी ऑप्शन जो है डिक्शनरी का बिल्कुल सही ऑर्डर है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो अगला क्या है आपके पास, के क्यू जेड एम एम एक्स ओ आई वी और क्यू ई टी। ठीक है, चलिए बेटा। अब यहाँ पे सबसे पहले है 11, यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 17। तो 11 प्लस 13 2, 13 प्लस 15 प्लस 2, 15 प्लस 17 प्लस 2 और 17 प्लस 2 19, मतलब एस आएगा सबसे पहले। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। आगे है आपके पास यहाँ पे 15, चलो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास 15, 17, यहाँ पे 13, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। तो कितने का है, 4 का डिफरेंस है आपके पास, और यहाँ पे फर्दर 4 का डिफरेंस है, और आपके पास फर्दर 4 का डिफरेंस है। तो आगे फर्दर 4 का डिफरेंस है तो ए आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो जेड है, जेड से एक्स गए हैं, एक्स से वाई गए हैं, और यहाँ पे 2, तो -2 का डिफरेंस आ रहा है, -2। तो टी से अगर 2 कम कर दें तो आर आएगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो फिर मिसिंग नंबर में है 3, 5, 7, 11, क्वेश्चन मार्क 17, 19, 23। बेटा अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो ओड नंबर तो नहीं है ओड पर प्राइम ओड है सारे के सारे। 3, 5, 7 के बाद 9 आना चाहिए, 9 नहीं है, तो 11 मतलब 11 प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद आगे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 13। ठीक है, 13 आपके पास आंसर आ जाएगा, प्राइम मोड चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ ट्यूसडे फॉल ऑन द 4th ऑफ द मंथ। 4 तारीख को आपके पास यहाँ पे ट्यूसडे है, fall then which day will fall 3 days after the 24th। मतलब 24, 25, 26 और 27 को क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। 4 है तो प्लस 7 ऐड कर लिए, कितना है 11 को ट्यूसडे, 11 प्लस 7 18 ट्यूसडे। ठीक है, और ट्यूसडे है ना, तो आपको मैं बात करता हूं 3 दिन आगे जाना था, तो 24 से 3 दिन आगे, 24 2 26 1 27, 18 7 25, 25 को भी ट्यूसडे आया, हमें जाना है 24 तक, हमें आना था 24 तक। पच्चीस को अगर ट्यूसडे है तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे। फिर 24 को 18 और 2 20 और 5, तो यहाँ पे मंडे आएगा। आंसर इज ना, हमें 27 तक जाना है, हमें जाना है 25 के बाद 3 days आफ्टर 24th। तो अगर मैं बात करता हूं 24 के 3 दिन बाद आपको जाना है, तो 25, 26 और 27, तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे।
क्यों बेटा? क्योंकि 24 के 3 दिन बाद 25, 26 और 27, तो थर्सडे इज योर फाइनल आंसर। पहले हम गलत कर रहे थे, 24 नहीं आना है, हमें 3 दिन आगे जाना है। विच डे विल फॉल 3 डे आफ्टर, 3 दिन बाद, तो क्या आएगा? थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया है। अच्छा, एनोलॉजी का है। शू जो है वो किससे बनता है? लेदर से बनता है। बस तो बनता थोड़ी है बस कंडक्टर से, बस का तो ऑपरेटर होता है, बस का कंडक्टर ना। हाईवे, एसफॉल्ट एंड मेडिसिन डॉक्टर। इसका आंसर जो बनेगा बी, सी ऑप्शन बनेगा। हाईवे जो किससे बनता है? आपके पास एसफेल्ट से, ठीक है। जो लुक आपके पास यूज किया जाता है मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं? फेल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये याद आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप से लिया गया है, खासकर पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन से है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, वुमेन की तरफ इशारा करते हुए फोटोग्राफ मैन से, मैन बोलता है, मैन ने क्या कहा? दिस वुमेन, ये जो वुमेन है, ये जो वुमेन है, दिस वुमेन इज द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ ब्रदर, मेरी वाइफ का ब्रदर के पापा की वाइफ है। तो अब पूछा क्या है? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ पर्सन। ये वुमेन जो है वो इस मैन की क्या लगती है? सासू माँ लगती है जी। सासू माँ को क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। सासू माँ को बोलते हैं जी मदर इन लॉ बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है? इन अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड। एक लड़का जो है दोनों साइड से, आपके पास लेफ्ट हैंड से भी 19 है, राइट हैंड से भी 19 है। तो यहाँ पे L है और यहाँ पे R है। आपको टोटल निकालना है, तो टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। तो आपके पास 19 प्लस 19 38 माइनस 1 37, सीधा ही आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा ही आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इन रो ऑफ गर्ल, कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट, बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है। देन आगे है व्हेन दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस, कमला इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, कमला इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। बट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बिमला फ्रॉम द राइट। तो 10 से अगर मैं बात करता हूं, यहाँ 10 से लेके यहाँ तक जाने के लिए 6 नंबर ऑफ वैल्यू पार करी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बिमला के आने के लिए भी कितनी वैल्यू करनी पड़ेगी? 6, ठीक है। तो यहाँ तक 6, ऑलरेडी 12 है, 6 और आगे आ जाएगा 18 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो 18th फ्रॉम द राइट, बिमला जो है राइट साइड से कितनी आ जाएगी? अब 18 आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है आपके पास एक सोलोजिज्म से है। नो पेपर इज पेन, तो सबसे पहले है ऑल इरेजर आर पेपर, ऑल इरेजर आर पेपर, ठीक है। एंड आपके पास है नो पेपर इज पेन, नो पेपर इज पेन, एंड नो पेपर इज पेन एंड नो पेन इज पेंसिल। आगे है आपके पास यहाँ पे सम पेपर आर इरेजर, कुछ पेपर क्या है? इरेजर हैं, बिल्कुल पहला तो सही है। अगला है नो पेंसिल आर इरेजर, पूरे के पूरे पेंसिल जो है इरेजर नहीं है, दूसरे का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत। तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरा क्या है? नो पेन इज इरेजर, पूरे के पूरे पेन इरेजर नहीं है, हाँ सही हो रहा है। और फोर्थ देखते हैं ऑल पेपर आर इरेजर, ऑल पेपर क्या है? इरेजर हैं, गलत है। तो आंसर क्या बनेगा? 1 एंड 3 फॉलो। 1 एंड 3 फॉलो की बात करता हूं तो यहाँ ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। कहीं गिवन नहीं है तो आंसर में क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है
कि 12 प्लस 2 अगर करते हैं तो 6 आता है, 27 प्लस 9 करते हैं तो 3 आता है, 15 प्लस 5 करते हैं तो 3 आता है। ऐसे तो नहीं आएगा, पर हाँ अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लगा दूं ना, 12 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 तो 27 डिवाइड बाई 9 3 और 15 प्लस डिवाइड बाई 3 तो 27। तो अब इसको मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सभी जगह डिवाइड लगाना पड़ेगा, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? 50 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 50 डिवाइडेड बाय 10। अगर किया इसको डिवाइड तो कितना आया 5, तो आगे है डिवाइड और यहाँ पे 50, तो इससे अगर काटा तो कितना आया 10। ए ऑप्शन डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? बट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर इन डायल ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन में अगर सारे नंबर को डायल कर दिया जाए तो उनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? बेटा मल्टीप्लाई करके शायद कुछ नंबर आ भी जाता, बट अगर जीरो है तो जीरो से जैसे ही किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है? जीरो। तो जीरो मतलब जीरो, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट, जो रहेगा जी मॉक टेस्ट 51। तो शुरू करते हैं जी फर्स्ट एग्जांपल से। पहला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। दो बैचेस हैं जी कंटेनिंग 100 और 160 टूरिस्ट हैं जी टू सी अ फोर्ट। ईच ऑफ टू बैचेस इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस टू बी कंप्लेन्ड बाय द गाइड। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर का मतलब है बड़े से बड़ा ऐसा एक नंबर जिससे मैं उस ग्रुप को पूरी तरह डिवाइड कर सकूं, 100 को और 160 को। तो सिंपली ऐसे केस में हम बेसिकली क्या करते हैं जी, हमें इस केस में लेना है इन दोनों टर्म्स का HCF। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का HCF कैलकुलेट करूं, तो 100 और 60 का HCF 160 का जी 160 डिवाइड कर रहा हूं जी 100 से, दैट विल बी ऑन 1। चलिए अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो आ रहा है जी 60, फर्दर डिवाइड होगा जी 100 से। यानी ये प्रोसेस तब तक चलाना होता है जी जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना बन जाए। तो 60 इज ऑन 1, 60 है जी। फर्दर डिवाइड करें जी, रिमाइंडर बचा है जी 40, 60 फिर से डिवाइड होगा जी ऑन 1, यानी ये रहेगा जी आपके पास 40। यानी फिर से अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो 20 आ रहा है जी, और 20 को अगर आप फर्दर 40 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है जी आपका 0। तो जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 बनता है जी वो आपके पास दोनों टर्म्स का HCF है। तो नॉर्मली इस केस में हमें क्या करना होता है? HCF कैलकुलेट करना होता है। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जी। ए है किसी काम को 80 डेज में कंप्लीट करता है और उसने वर्क किया है जी 10 डेज। बचा काम जो है वो बी ने कंप्लीट किया है 42 डेज में। ये बताने जी दोनों मिलकर अगर काम करें तो काम कितने डेज में पूरा होगा। तो सबसे पहले मेरे पास बी के डेज यहां पे गिवन नहीं है, तो हम बी के डेज या तो कुछ एज्यूम करें, या उससे बेहतर है जी अगर शुरुआत ए ने की है तो ए के जो कंप्लीट काम करने के डेज हैं उसको एज अ टोटल डेज मान लो। तो मैं ये मान लेता हूं जी मेरा टोटल वर्क जो है वो 80 यूनिट्स का है। 80 यूनिट को अगर ए करेगा तो 80 दिन लेगा जी। तो यहां से ए की एफिशिएंसी में निकाल सकता हूं 1 यूनिट है। अब ए अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो मैंने उसको बेसिकली 10 डेज दिए हैं जी। यानी एक दिन में अगर 1 यूनिट काम होता है जी तो 10 डेज, तो इंटू 10 करें जी 10 दिन के अंदर 10 यूनिट काम होगा जी। यानी ए ने 10 दिन के अंदर 10 यूनिट काम कंप्लीट किया है। अब अगर 80 में से 10 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है तो माइनस करके आप रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हो जी, 70 यूनिट्स का है। और ये रिमेनिंग वर्क जो है वो करना किसने है जी? वो करना है आपके बी ने। तो बी की बात करूं तो 70 यूनिट काम करने में बी ने 42 डेज लिए हैं जी। तो यहां से हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं जी 7। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बनता है जी 5/3 यूनिट्स। यानी बी एक दिन के अंदर 5/3 यूनिट जो है वो काम करता है। तो लास्ट स्टेप में अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि अगर बी के डेज मुझे पता है जी 5/3 यूनिट वर्क काम करता है, हमें लास्ट में पूछा गया है जी दोनों मिलके कंबाइन करेंगे जी कितने दिन में। तो टोटल वर्क मेरे पास 80 यूनिट्स का है जी, इनकी कंबाइन एफिशिएंसी ले लेते हैं। तो 1 + 5/3
1 + 5/3 का मतलब है जी 8/3, और 8/3 का मतलब है जी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो निकल के आता है जी 30 डेज, यानी आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो ट्रेन हैं जी एक्स और वाई टूवर्ड्स ईच अदर आ रही हैं। आफ्टर पासिंग ईच अदर 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट लेते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो अगर किसी पॉइंट पे मिलने के बाद बचा डिस्टेंस 4 घंटे 48 मिनट में और दूसरी ट्रेन ने पहुंचने के बाद बचा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है आपका 3 घंटे 20 मिनट में, तो यहां पे स्पीड्स का रेशियो निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है जी। अगर मुझे दोनों पर्सन की स्पीड्स का रेशियो निकालना है तो कंसेप्ट ये कहता है जी टाइम के रेशियो को इन्वर्स करो और उसका रूट करो। टाइम के रेशियो को इन्वर्स करो और उसका रूट करो, और ये किस केस में करना है, जब आपको मेंशन किया गया है किसी पॉइंट पे मीट करी है, मीटिंग के बाद बचा डिस्टेंस और दूसरे ने बचा डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल किया है जी। तो चलिए जी अगर मैं टाइम से टाइम का रेशियो बनाऊं तो फर्स्ट वाली टाइम ले रही है जी 4 घंटे 48 मिनट। मिनट का मतलब है जी 12 से डिवाइड कर लेते हैं जी 12, 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, ये है जी फर्स्ट वाली का टाइम। और अगर मैं दूसरे की बात करूं जी 3 घंटे 20 मिनट, तो 3 1/20, 2 3 ज़ा 60, 1/3, यानी अगर आप यहां से रेशियो बनाओ तो ये बनता है जी 44 इज डिवाइड बाय 5, और ये बन रहा है जी 10 इज डिवाइड बाय 3। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं जी 22:5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन रहा है जी आपके पास 22 × 3 सॉरी चलिए जी ये बनता है जी आपका 66, और ये बनता है जी 5 × 2। लो जी इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं जी, कुछ मिस्टेक दिख रही है। चलिए जी फिर से बना लेते हैं जी 4 आवर्स 48 मिनट, करेक्ट है जी 4/5, यानी 5 4 ज़ा 20 + 4, ये 24/5 है जी, ये करेक्ट करना जी यहाँ पे। 3 × 3 9 10/3 है जी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन रहा है जी रेशियो, अगर यहां से कैंसिल आउट करें तो 12/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी इधर, और ये बन रहा है जी आपका 2 से, यानी 5 × 2। हाँ जी लो जी दोबारा से कर लेते हैं जी। 5 ऑन 12 × 3, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी 5 × 5 यानी 25 जी। तो अगर मैं यहां से रेशियो फाइंड आउट करूं जी तो ये बन रहा है जी 25, यानी 36 और 25 का अगर मैं रूट कैलकुलेट करूं और रिवर्स करूं तो ये बनता है जी 5:6। अब लास्ट में देख लेते हैं जी किस ट्रेन की मेरे पास स्पीड गिवन है। एक स्पीड गिवन दी है जी 45 km/h, तो एक के हिस्सों से इक्वेट कर लेते हैं जी। 5 हिस्से अगर 45 km/h है तो डेफिनेटली जो आपका एक हिस्सा रहेगा वो रहेगा जी 9 km/h, और लास्ट में अगर सी की यानी बी की वैल्यू निकालनी है जी तो 6 × 9 विल बी 54 km/h। तो चलिए जी इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मैन है जी उसने 320 मैंगोज जो है वो सेल किए हैं एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, यानी 320 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, 320 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 400 मैंगोज के कॉस्ट प्राइस से इक्वल है। तो अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस के साथ रेशियो बनाऊं तो ये रहेगा जी 400 इज डिवाइड बाय 320, यानी इसका मतलब ये है कि 320 रुपए वाला आर्टिकल आपने बेच दिया है जी 400 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ है जी 80 रुपए का, और ये 80 कॉस्ट पे रहेगा जी 320, और परसेंटेज है इंटू 100, 8 4 टाइम्स है जी, तो आपका आंसर रहेगा जी 25%। ऑप्शन नंबर सी जो है जी इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन था जी। नेक्स्ट आता है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। 15 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो इक्वल है जी 20 आर्टिकल्स के एसपी। तो अगर आप यहां से कॉस्ट का सेलिंग के साथ रेशियो बना लो तो ये बनता है जी आपके पास 20/15। 20/15 का मतलब है जी 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 50। अगर आपने किसी केस में कोई आर्टिकल खरीदा 4 रुपए का और आपने उस आर्टिकल को सेल कर दिया जी 3 रुपए का, तो लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो निकाल लेते हैं जी।
4 वाला आर्टिकल 3 में बिका है, एक लॉस हुआ है जी। प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब भी कैलकुलेट होता है तो प्राइस के लिए हम हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं जी। तो 1/4 जो है वो आपका लॉस हुआ है जी, यानी आंसर रहेगा जी 25% लॉस है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, एक पंप है, कैन फिल द टैंक इन 2 hours, बिकॉज ऑफ द लीकेज इट विल टुक 1/3 hours। अच्छा, इस केस में एक तो मेरे पास इनलेट है, 2 घंटे में फिल करता है, दूसरा जो टैप है आउटलेट है, नेगेटिव एफिशिएंसी देगा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर इस केस में फ्रैक्शनल टर्म गिवन है तो हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। देखो जी, मान लेते हैं जी मुझे एक ऐसा टोटल वर्क एज्यूम करना है जिसको अगर मैं ए के टाइम से यानी कि 2 hours से डिवाइड कर सकूं, और उसको मैं बी के टाइम से यानी कि जो नेगेटिव है यानी 3 × 2 6 + 1 7/3। तो देखो इस केस में अगर आपको पॉइंट लगता है कि हम एलसीएम के लिए क्या लें, तो एलसीएम हमेशा हमने न्यूमिनेटर्स का ही लेना होता है। तो इस केस में न्यूमिनेटर अगर मेरे पास 7 है तो सिर्फ 7 का लो, यानी 7 और 2 का मतलब है जी टोटल वर्क 14 मान लेते हैं। अब टोटल वर्क को अगर मैं यहां डिवाइड करूं तो एफिशिएंसी 7 यूनिट की है, और टोटल वर्क को अगर आप यहां डिवाइड करो तो 7 से 2 गुना है जी, 2 × 3 विल बी 6, और ये वर्क कैसा है जी, नेगेटिव वर्क है। अब हमसे ये पूछा गया है जी इस केस में, बिकॉज ऑफ लीकेज इट टुक्स 2.5 hours टू फिल द टैंक। लीकेज जो है वो ड्रेन कितने टाइम में करेगा। तो चलिए जी, अगर मैं यहां पे करूं जी, लीकेज साथ में गिवन है तो ये बेसिकली ए और बी का काम है, यानी अगर ए और बी जो है वो मिलके काम करते हैं जी तो 6 यूनिट काम होता है, अगर ए अकेला काम करता है तो 7 यूनिट काम होता है। तो एक कम यूनिट जो काम हुआ है वो हमारे पास रहेगा जी बी की एफिशिएंसी। तो लास्ट में उसने पूछा है जी बी जो है वो अकेला ड्रेन कितनी देर में कर सकता है, तो मेरा आंसर रहेगा जी 14/1, दैट विल बी 14 hours। चलिए जी, इसी के साथ आते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। पंप कैन फिल द टैंक इन 2 hours, ये सेम क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट आते हैं जी, एक और है, दैट कंटेन्स 12% कॉपर। मान लेते हैं जी टोटल और जो है वो 100% है, तो उसमें से 12% जो है वो आपका कॉपर है, उसमें से 12% जो है वो आपका कॉपर है। अब अगर 12% कॉपर है तो मैं बचे को बता सकता हूं जी, दूसरे किसकी बात कर रहा है मान लेते हैं जी जो भी आपके पास दूसरा एलॉय है, मैं उसको एक्स मान लेता हूं या ए मान लेते हैं। अगर 12% ये है तो डेफिनेटली 88% वो होगा जी। यानी अगर मैं दोनों का रेशो निकालना चाहूं तो 4 3 = 12, 22 = 88, यानी 4 हिस्से और 22 हिस्से का रेशो आ रहा है। अब लास्ट में उसने पूछा है जी हाउ मच केजी और इज रिक्वायर्ड टू 69 kgs ऑफ कॉपर, यानी मुझे 3 हिस्से की वैल्यू जो है उसने 69 kg दिया है। अब 3 हिस्से अगर 69 kg है तो एक हिस्सा 23 kg होगा। लास्ट में अगर मुझे टोटल और की वैल्यू निकालनी है तो एक हिस्से को मल्टीप्लाई करना है जी टोटल पार्ट से, यानी 22 और 3 का मतलब है 25 हिस्से की वैल्यू निकालनी है, अगर 23 हिस्से की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जी, ऑप्शन नंबर बी, यूनिट प्लेस पे 5 ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वे करेक्ट आंसर रहेगा जी। चलिए जी, अ स्टूडेंट हु स्कोर 20% मार्क्स फेल हुआ है जी 30 नंबरों से, और दूसरा जो है वो 32% स्कोर कर रहा है, 42 नंबर ज्यादा ले रहा है। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है जी पास परसेंट जो है वो कितना रहेगा। तो चलिए जी, अगर मैं ए की बात करूं जी, ए की वैल्यू जो है वो 20% स्कोर किया है एक्स का, और अगर वो फेल हुआ है 30 नंबरों से तो मैं उसको पास कर रहा हूं जी उसके मार्क्स में 30 मार्क्स जोड़ के। और अगर मैं बात करूं जी दूसरा पर्सन, यानी कि अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने स्कोर किया है जी 32% टोटल मार्क्स का, बी ने स्कोर किया है जी 32% टोटल मार्क्स का, मान लेता हूं जी एक्स का, और वो 42 नंबर अगर ज्यादा ले रहा है तो 42 मार्क्स वहां से कम कर दो। दोनों पर्सन पासिंग पॉइंट पे हैं, एक ही एग्जाम में है, तो पासिंग मार्क्स से मैं जी इक्वल कर सकती हूँ। यानी अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं तो 12% ऑफ x जो है वो 72 है, यानी x की वैल्यू जो है वो आपकी 6 है। एक हिस्सा मैं कहूं तो यहां पे 6 है जी। लास्ट में अगर मुझे टोटल पर्सन निकालना है जी लो जी, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, ये चीज आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी। 12% जो है वो टोटल मार्क्स का मेरे पास 72 है जी। तो यहां से अगर मैं 1% की बात करूं जी, ये आ गया जी 72 मार्क्स।
यह है जी आपके पास 72 मार्क्स। तो यहां से 1% जो रहेगा वो रहेगा जी 6 मार्क्स का, और यहां से टोटल 100% जो रहेगा वो रहेगा आपका 600 मार्क्स। अब यहां पे पॉइंट सिर्फ इतना है जी, अगर मुझे पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो एक काम करते हैं जी, ए की वैल्यू उठाते हैं। ए का जो स्कोर है वो 20% है, और अगर टोटल मार्क्स 600 है तो 20%, यानी ए का जो स्कोर है वो 120 मार्क्स था, और जिस पर्सन ने 120 मार्क्स लिए हैं वो बेसिकली 30 नंबरों से फेल हुआ, तो अगर उसको वो 30 नंबर और मिलते तो वो बेसिकली पास हो जाता। यानी ये जो 150 नंबर पासिंग मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स का मतलब है जी 600 का कितना परसेंट है, ये मेरा आंसर है। तो 15 6 4 गुना है जी 25% आपके पास आंसर है। चलिए जी इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट केस में। पेरीमीटर जो है वो दो स्क्वायर्स के 24 और 32 सेंटीमीटर्स है। अच्छा, अगर पेरीमीटर यानी 4 गुना साइड जो है वो 24 है, तो क्या उसकी साइड की लेंथ जो है वो 6 होगी फर्स्ट केस में, और दूसरे का पेरीमीटर अगर 32 है, 4 गुना साइड का अगर 32 है तो साइड की वैल्यू जो है वो 8 होगी। अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है जी, जो पेरीमीटर्स हैं 32 और 24 पेरीमीटर्स हैं, थर्ड स्क्वायर इज इक्वल इन एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरियाज, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है जो तीसरा है। यानी दो मेरे पास स्क्वायर्स गिवन है जी, उनके पेरीमीटर्स गिवन है, उनके एरिया का सम करके एक तीसरा स्क्वायर बनेगा जिसका एरिया उनके सम ऑफ एरिया के इक्वल है। उस तीसरे स्क्वायर का आपको पेरीमीटर निकालना है। चलिए जी, वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत आसान है जी। अगर मेरे पास साइड 6 है तो एरिया 36 होगा जी, अगर मेरे पास साइड 8 है तो एरिया 64 होगा। यानी इन दोनों का एरिया मिला के दूसरे का जो तीसरा स्क्वायर आपका बना है उसका एरिया 100 है। अब 100 अगर एरिया है तो दैट मीन्स साइड 10 होगी, साइड अगर 10 होगी तो पेरीमीटर 4 गुना 40 होगा जी। चलिए जी इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रिवर है जी 2 मीटर डीप है, 45 मीटर वाइड है, रन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये मान लेता हूं जी रिवर है, रिवर की जो डेप्थ है वो मेरे पास गिवन है जी 2 मीटर, रिवर की जो वाइड है वो मेरे पास गिवन है जी 45, और उसने रिवर की स्पीड ना दे करके या इवन रिवर की लेंथ ना दे करके उसकी स्पीड दी है कि 3 किलोमीटर पर आवर वो चलती है। अब 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि हर घंटे की जो लेंथ कंसीडर होगी वो 3 किलोमीटर होगी। लास्ट में आपसे पूछा गया है जी अमाउंट ऑफ वाटर रन इनटू द सी पर मिनट, तो पर मिनट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके चलते हैं जी। मीटर्स है तो ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अगर मैं यहां से स्पीड को कन्वर्ट करूं तो 3 किलोमीटर है जी, 3 किलोमीटर का मतलब है जी 3000 मीटर्स पर आवर का मतलब है जी मिनट्स में निकाल लेते हैं डिवाइड बाय 60। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो जी 6 5 30, यानी 50 मीटर्स पर मिनट की स्पीड पे वो चल रही। चेक करो जी एक बार। अब मेरे पास हाइट आ चुकी है जी, या ये कहूं कि लेंथ आ चुकी है, हर मिनट की लेंथ जो है वो 50 मीटर्स कंसीडर होगी। तो चलिए जी लास्ट में अगर मुझे अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है कितना है उसमें, तो वॉल्यूम बेसिकली निकालना है 45 इंटू रहेगा जी 2 और इंटू रहेगा जी जो आपकी लेंथ आई है पर मिनट की, दैट इज 50 मीटर्स। तो अगर आप सॉल्व करो तो 90 इंटू 5 इज 450 और साथ में रहेंगे जी 2 जीरोस, 4500 मीटर क्यूब जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्पीड जो है वो कार का रेशियो के बना है जी 3 4 और 5। अगर मुझे यहां से टाइम का रेशियो निकालना है तो सीधा सीधा इन्वर्स करना है। तो मैं ये कह सकता हूं जी अगर मुझे तीनों का टाइम का रेशियो निकालना है तो फर्स्ट रहेगा जी अगर स्पीड 3 है तो टाइम 1/3 है, स्पीड 4 है टाइम 1/4 है, स्पीड 5 है तो टाइम 1/5 है। एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा जी 20 फर्स्ट केस में जी, और दूसरा रहेगा जी 15 और तीसरा रहेगा जी 12। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो जी 20 15 और 12, ऑप्शन नंबर जो है वो डी है जी आपका करेक्ट आंसर। एवरेज वेजेस जो है वो 500 वर्कर्स का 200 रुपए है जी, हर पर्सन जो है वो 200 रुपए अप्रोक्सीमेट लेता है। लेटर वॉज फाउंड दैट रॉन्गली पुट 180 और 200, यानी 20 और 180 का मतलब है जी जो मैंने गलत लिखा वो बेसिकली 200 रुपए थे, और एक्चुअल में मुझे लिखना क्या था जी 80 और 220, दो पर्सन का जो, यानी उन दोनों का सम अगर मैं करूं तो लिखना मुझे 300 था, बट मैंने जो लिखा है वो कितना लिखा है जी 200 लिखा है, यानी इसका मतलब है बेसिकली 100 कम लिखा है। तो अगर इस 100 कम को मैं 500 वर्कर्स में इक्वली डिवाइड करना चाहूं, यानी उसका भी एवरेज ले सम का, तो यहां से निकल के आता है जी 0.2।
और अगर मैंने कम लिखा था यानी एक्चुअल एवरेज जो थी वो ज्यादा थी, तो मुझे उसके अंदर वो 0.20 ऐड करना पड़ेगा। तो 200.20 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। A car है जी सक्सेसिवली 3 इक्वल स्ट्रेचेस, 3 बार उसने डिस्टेंस कवर किया है जी इक्वल 20, 10 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज स्पीड निकालनी है जी। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं जी। बेस्ट तरीका है जो आपके पास स्पीड्स गिवन है उन स्पीड्स का एलसीएम ले लो। तो मान लेते हैं जो उसने 3 बार बेसिकली 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 3 गुना 60 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया जी। चलिए जी, अब हर केस की अगर स्पीड अलग है तो हर केस का टाइम अलग होगा। पहला 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से तो 6 घंटे, दूसरा 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से तो रहेगा जी 3 घंटे, तीसरा 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से तो रहेगा 1 घंटा, यानी 6 और 3 9 और 2 1 10। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 6 × 3 18 किलोमीटर पर आवर, 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलिए जी और आगे चलते हैं जी। चलिए जी, तो ये था जी आज का इस बार का मॉक टेस्ट। उम्मीद है आपने अपने स्कोर जो है वो चेक किए होंगे, अपना वीकर सेक्शन चेक किया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your Bud English language teacher. तो गाइस हम इंग्लिश के मॉक सेक्शन पे आ गए हैं और अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस तो बड़े इजी थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर आप एडमिट नहीं करते हो इससे कि इजी थे बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करते। आपको सिनोनिम बताना है इन वर्ड्स का। ट्रैफिक बीइंग व्हाट इट इज, ट्रैफिक तो वही है जो वो है। इट इज लेमेंटेबल दैट आवर रोड्स आर अनेबल टू टेक द लोड। लेमेंटेबल की बात हो रही है ना, तो कहता है यार एक चीज तो क्लियर है, अगर लेमेंटेबल की बात हो रही है तो उसका सेम वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, डेप्लोरेबल। ये चीज डेप्लोरेबल है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो भी आपका एक सिनोनिम के तौर पे आया है, ही इज सो गिरिलियस, वो इतना ज्यादा गिरिलियस है कि वो सारे सोबर पर्संस उससे अवॉइड करते हैं। क्वेरलसम का मतलब क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा क्या है, लड़ाई वाला है। अगर हम टॉकेटिव की बात करें तो बहुत बात करता है। डोमिनेटिंग और फुलिश तो नहीं। तो कहता है जब भी गिरिलियस की बात करें, गर्र करना है ना, तो याद रखना कि ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बड़बड़ाता ही रहता है, बंद नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी। समथिंग दैट इज नॉट थॉरो और प्रोफाउंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो चीज थॉरो और प्रोफाउंड नहीं है, अब देखो सुपरफिशियल का मतलब होता है एक्टिविटीज जब आप उसको शो करते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है जो मुझे लग रही है, तो इसको बोलते हैं नॉट थॉरो। सुपरस्टिशियस बिलीफ मानना, सुपरफ्लुअस नॉट रिक्वायर्ड, सुपरनैचुरल इज एक्स्ट्रा, तो आंसर इज सुपरफिशियल। A person who gives himself up to luxury and sexual pleasures, वलप्टरी बोला जाता, वलप्चुअरी बोला जाता उस पर्सन को जो, अब देखो, जो अपने आप को सेक्सुअल प्लेजर्स और लग्जरी के लिए निछावर कर देता है, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एरर्स निकालने की बारी आती है, तो इसको देखते हैं। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए योर फादर में और शी नहीं, हर में। आंसर हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन ए। अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। अब कहता अनलेस यू रिटर्न हिज बुक, जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे, टाइम स्टेटमेंट के लिए लग जाता है until you return his book he will not talk to you। तो इसमें आंसर कहाँ हुआ, 1 में। 1 मतलब बी ऑप्शन में रखा है 1 इन्होंने। The information supplied to us were not as useful as we first thought it would be। The information supplied to us was not as useful as। If I followed instructions I could have averted the mishap। अगर मैंने फॉलो की होती, if I had followed होना चाहिए, तो यहां पे हो जाएगा आपका had followed। Once his crime was discovered he had no option but to come clean। एक बार उसका क्राइम डिस्कवर हो गया था, फिर तो कोई ऑप्शन था ही नहीं but to come clean, to deny the crime, to confess, accuse someone, to apologize for the crime। to come clean का मतलब क्या हो जाएगा, भाई मैंने तो मान लिया कि भाई एक बार डिस्कवर हो गया, अब तो एडमिट कर ले, कन्फेस कर लेना। अब आपके पास है इट वॉज नियरली 2 hours बिफोर डे ब्रेक, डे ब्रेक से पहले 2 घंटे की बात की गई है। तो यहाँ से क्या पता लगता है, कहता व्हेन वी रीच हिज ओन डोर, वी आया और यहाँ पे ही आया, उसका ओन डोर, ही एंटर्ड, स्ट्रीट्स वर डिजर्टेड, साइलेंट एज बिल साइक्स की बात हो रही है, और ही देन
कहता इतना पता है, यहाँ पे ही है, यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही है। सेंटेंस तो इससे स्टार्ट होगा आर से, एक ही स्टार्ट हुआ है, आपका आंसर होगा। चेक करना चाहे तो करते हैं। स्ट्रीट्स वर डिजर्टेड एंड साइलेंट एज बिल साइक्स हरिड थ्रू देम। फिर व्हेन ही रीच्ड हिज ओन डोर ही ओपनड इट सॉफ्टली एंड वॉकड लाइटली अप द स्टेयर्स। फिर क्यों, कहता ही एंटर्ड द रूम वेयर अ कैंडल वाज बर्निंग अपॉन द टेबल। ही देन ड्रू बैक द कर्टन ऑफ द बेड। नैंसी वाज लाइंग हाफ ड्रेस्ड अपॉन इट। अगला है आपको जो बेस्ट एक्सप्रेस पता है इडियम का मीनिंग। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। इट मीन्स आपके में वाइज होगा कि अगर आप पास्ट को जाने दें, इग्नोर करें। मैं कहते हैं मिट्टी पाओ, जो बात गई वो गई। लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ही इज अ स्ट्रेंज, बड़ा स्ट्रेंज फेलो है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम। इट सीम्स दैट ही हैज अ बी इन हिज बोनेट। बी इन हिज बोनेट का मतलब होता है एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद अ सर्टेन थिंग, तो मेरा ऑब्सेशन उसके बारे में बहुत बढ़ता रहता है। तो बॉय बी। देयर वी गो। आई होप यू गॉट दिस सॉल्यूशन सेक्शन। स्टे ब्लेस्ड,